आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। दमदार 10 आप देख रहे हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, सचिन कुमार जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। आज सबसे पहले बात होगी कर्नाटक के कुर्सी वाले नाटक की। ये फिर शुरू हो गया है। क्या सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे? माना यह जा रहा है कि आज इन सभी सवालों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि इससे लेकर कांग्रेस हाईकमान में बड़ी बैठक बुलाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया है और दोनों दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि दोनों अलग अलग विमान से दिल्ली आए हैं? मीटिंग को लेकर सिद्धारमैया खामोश है, तो वहीं सीएम बदलने के सवाल पर डीके शिव कुमार ये कह देते हैं कि ये उनका काम नहीं है। काम तो हमें भी पता है, ये राहुल गांधी का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। आप भी जानते हैं कर्नाटक में 3 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, उस वक्त डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया के खाते में चले गई और 2.5 साल का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब डीके शिव कुमार के समर्थक उस फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे लेकर भी हाईकमान पर बहुत ज्यादा दबाव है। कौन क्या कह रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, एक करके हम सब आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले इस कड़ी में आपको सुनाते हैं डीके शिव कुमार से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि सीएम पद पर क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, और फिर सुनिए आप सिद्धारमैया को भी। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. Chief Minister, sir. Just comment on the situation, sir. Sir, your one comment, sir. Sir, one comment. Sir, are you going to be Chief Minister, sir? Sir. I don't want to comment on it. It is not my job. I don't want to comment on it. This is not my job. ये मेरा काम नहीं है। और मैं फिर दोहराती हूँ, मुझे पता है, हमें पता है ये किसका काम है। राहुल गांधी जी को तय करना है। लेकिन ये कब तक नाटक चलेगा? टी राघवन बेंगलुरु से हमारे सहयोगी जुड़ गए और दिल्ली से विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। जल्दी से राघवन अपडेट दे दे, क्या इरादा है? क्योंकि सिद्धारमैया तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है, मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। ये देखिए, इसी से आपको इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए, क्योंकि जो सुरजेवाला हैं, जो प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन डिस्कस करना है, जीबीए के इलेक्शंस डिस्कस करने हैं, एमएलसी की 9 पद खाली हो रहे हैं, उसको डिस्कस करना है। और सीएम उसके तुरंत बाद ही कहते हैं कि मुझे नहीं पता किस लिए बुलाया गया। तो ये साफ है कि अब कम से कम कांग्रेस हाईकमान ने ये डिसाइड कर लिया है कि पिछले 6 महीनों से जो ये टसल चल रही है दो नेताओं के बीच, उस पर एक आखिरी फैसला होगा। अब फैसला क्या होगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। 2 ही बातें हैं, एक, या तो सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे और एक बड़ा फेरबदल जो है मंत्रिमंडल में अगले 8 से 10 दिन में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी के साथ सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरा, डीके शिव कुमार जो ये कहेंगे कि भाई हमसे वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए। जब वादा किया गया था तो उसके गवाह जो है उनके छोटे भाई डीके सुरेश थे। डीके सुरेश को लेकर डीके शिव कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या यहां पर फेरबदल होगा, सिद्धारमैया कंटिन्यू करेंगे या फिर पद बदला जाएगा और डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया जाएगा? ये कुछ घंटों में इसकी जो है बानगी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखें। विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। इस पावर प्ले के गेम में विजय लक्ष्मी किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अब क्योंकि आज जो आला कमान है वो तमाम ऑप्शंस पर चर्चा करेगा। अब इस तरह की ज़रूर एक थॉट प्रोसेस है कि क्या चेंज कर दिया जाए, क्योंकि केरल तक डीके शिव कुमार को रुकने का बोला गया था कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा कि केरला के चुनावों के बाद हम आपको कोई फैसला देंगे। आज इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा होगी। डीके शिव कुमार काफ़ी लंबे समय से दबाव जो है वो कांग्रेस आला कमान पर बना रहे हैं कि उनके साथ जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। अब 3 साल सरकार को होने वाले हैं और डीके शिव कुमार के मुताबिक 2.5 साल का जो है उनको प्रॉमिस किया गया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। अब जो लड़ाई है वो 2028 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव लड़े, इसी की लड़ाई है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो चल रही है सिद्धारमैया साहब के नेतृत्व में। तो अब कांग्रेस पार्टी को फैसला ये लेना है कि अगला चुनाव सिद्धारमैया के साथ जाने से फायदा होगा। मुझे याद आ रहा है विजय लक्ष्मी, और आपको भी याद होगा कि इन्होंने, सिद्धारमैया ने कहा था कि ये मेरा आखिरी टेन्योर है
और अब देखते हैं कि किसके ताकत में कितना दम दिखाई देता है और आला कमान का हाथ किसके साथ रहता है। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका भी और राघवन आपका भी, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। स्टूडियो में इस चर्चा पर हम कर लेते हैं कि हम जानते हैं केरल में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार में है। तमिलनाडु में तो एक सहयोगी के तौर पर है, लेकिन है और 2 उनके कैबिनेट भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। अब अगर कर्नाटक में यह नाटक ज्यादा लंबा चला तो 28 में फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान को फैसला करना है। देखिए कई चीज़ें उलझी हुई हैं कर्नाटक में। एक तो 6 साल से, लगभग 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार और वो डिप्टी सीएम भी है। ये दोहरी जिम्मेदारी, वो लगभग 3 साल से तो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके पहले अध्यक्ष थे। तो संगठन में भी चेंज करना है, अध्यक्ष ले आना है, नई कमिटीज बनानी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बदलाव होना है, ये डिसीजन करना है ताकि 2028 की लड़ाई में आप जाएं नई तरह से। अब उसमें ये दुविधा कांग्रेस आला कमान की ये है कि जिस एक वोट आधार को रिप्रेजेंट करते हैं सिद्धारमैया, जो जिसमें पिछड़ी जातियां हैं, कुरुबा वो खुद ही पिछड़ी जाति से आते हैं, अहिंदा का जो समीकरण है उनका जिसमें दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, वो एक बड़ा वोट आधार है। वो बने रहने से वो वोट आधार जुड़ता है। डीके शिव कुमार वोकालिगा है, इनको वोकालिगा वोट लेकर के आए थे पिछली बार, क्योंकि ऐसा लगा था उस समुदाय के लोगों को कि ये सीएम बन सकते हैं। तो उन्होंने साथ छोड़ दिया था देवगौड़ा के परिवार का, जेडीएस का और कांग्रेस को साथ दिया था। इस बार अगर डीके शिव कुमार नहीं बनते हैं और देवगौड़ा का परिवार बीजेपी के साथ अलायंस में है तो वो वोट एकदम से शिफ्ट होगा पूरी तरह से उसकी तरफ। आप 28 में कुछ भी वादा करिए, कुछ भी वादा करिए, वादों पर भरोसा लोग नहीं करेंगे, लोग उधर शिफ्ट करेंगे, ये संभावना है उधर। हालांकि उधर भी एक संभावना यही है कि लिंगायत सीएम बनेगा, लेकिन बसवराज बोम्मई को ही बना ही दिया था बीजेपी ने, तो वो ये खतरा है। और दूसरा इन लोगों को ये अपनी फीडबैक है कांग्रेस को कि अगर हम हटा करके इनको बना देते हैं शिव कुमार को तो ये वोकाली का वोट तो ले ही आएंगे, वो जो अहिंदा का वोट है वो कहीं जाएगा नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी फिर वो राज्यसभा में आ जाएंगे, अभी उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो दलित उनकी वजह से आएगा ही, मुस्लिम आएगा ही। अब आपने देखिए दलित वाली बात कह दी है। अब राहुल गांधी का दलित प्रेम कितना बड़ा है ये समझाने के लिए आपको जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात और उनका बयान और उसमें उनकी लाचारगी सब एक साथ समझ में आएगी। आप सुने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, कर्नाटक पर उन्होंने क्या कहा। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। मैं नहीं बोल सकता, ये राहुल गांधी देखेंगे, ये फैसला हाई कमांड का है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। सज्जन जी नहीं, देखिए जनता के बीच में और क्या है, यूपीए से लेके यूपीए 1 यूपीए 2 सब लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, लेकिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसको सोनिया गांधी हेड करती थी, लोग कहते थे कि पॉलिसी वहाँ से डिसाइड होती है, वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक परसेप्शन है कि आप एक डमी प्राइम मिनिस्टर, आप एक डमी प्रेसिडेंट दे रहे हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट से और ऑब्वियस हो जाता है जो धारणा होता है। और इससे क्या होता है कि बाकी पार्टियां बीजेपी वगैरह तो आप पे हमला करती ही हैं, जनता के बीच में भी यही परसेप्शन आता है। अब कहीं भी जाए लोग कहेंगे कि भाई ये तो दिखावे के, वो अचानक से असहज हो गए थे। और कर्नाटका से है, ये कर्नाटका से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम से कम औपचारिक तौर पे तो ये बातें नहीं कही है। चलिए असल पावर समीकरण जो भी वो पर्दे के पीछे, मीडिया में ये खुलेआम कहना ये दिखाता है कि फिर राहुल जी क्या हैं, सुपर प्रेसिडेंट हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत चीजें। और जहां तक उसमें देखिए कर्नाटका की बात है, ये पहला फेलियर नहीं है सेंट्रल लीडरशिप का। हाई कमांड बीजेपी में एक चुटकी में बड़े से बड़े पॉपुलर लीडरशिप को हटा के किसी को सीएम बना देता है, अच्छा हो बुरा हो। आप याद कीजिए पिछली सरकार में राजस्थान में गहलोत को हटा के सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। गहलोत ने बिल्कुल, जो पर्यवेक्षक टीम गई, अजय माकन वगैरह गए, उनको बिल्कुल बेइज्जत किया, कोई वहां मिलने नहीं गए और उसके बाद भी वो बने रहे। चुनाव हार गए नहीं हार गए वो अलग बात है। तो ये भी दिखाता है कि आला कमान जो हाई कमांड है, जिसको खड़गे साहब सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको स्टेट लीडरशिप कितना सीरियस है। सिद्धारमैया को कायदे से 6 महीने पहले हट जाना चाहिए था, यह करार था, लेकिन वो नहीं हटे। वो कितना सीरियसली लेंगे? मान लीजिए सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि नहीं साहब नई लीडरशिप चाहिए, 28 का चुनाव आने वाला है, आप इनको बनने दे। सवाल यह है कि कितना उसका वजन होगा। आज देखते हैं ना, आज अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर कब फैसला होगा। लेकिन जिस मैंने दलित प्रेम की बात की उससे थोड़ा सा और हम विस्तार देते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी का दलित प्रेम जागा है और राहुल गांधी लगातार दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 80 से 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों की उपेक्षा की, इसलिए बीएसपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ।
इसे राहुल गांधी ऐतिहासिक भूल मानते हुए दलितों को जोड़ने में जुट गए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति में अब यह बदलाव आया है, कांग्रेस अब दलितों की आवाज बन रही है। साथ ही उन्होंने दलितों को पार्टी में नेतृत्व में भागीदारी देने की बात भी कही है। अब देखें जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं उस बात में कितना दम है, उससे जुड़ा हुआ एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं। सिर्फ पीसीआर डायरेक्टर वो डेटा दिखा दे। कांग्रेस पार्टी को जो दलितों का सपोर्ट अजीत जी अभी तक मिलता आया है वो घटता चला गया। 2024 बस उसमें आप एक अपवाद के तौर पर देख लें जहां पर दलितों का साथ उन्हें मिलना और ये जब उन्होंने जातिगत गिनती की बात की उसका उन्हें फायदा मिला। जरा ग्राफिक्स हमारे दर्शकों के सामने प्ले करें ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अपने आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत नहीं दे पा रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों की आवाज बुलंद करेंगे, कितना भरोसा होगा लोगों को? ठीक बात है, ये एकदम राहुल गांधी जो ये चीजें कह रहे हैं इसके पहले भी उन्होंने कहा था और एक ब्लंडर उन्होंने किया था जाकर के। उन्होंने कहा था कि अगर काशीराम कांग्रेस में होते तो वो मुख्यमंत्री मुझे बनते। माफ करिएगा, ये मैं जिस डेटा की बात करी थी वो आ गया है। 2009 में 30 सीटें थी, 14 में 12, 19 में घट के 6 और फिर 2024 में उसमें रिकवरी दिखाई दी और 20 सीटें जीतकर ये लेकर आए दलितों की। हम जहां तक बात कर रहे हैं ये भी सिर्फ बातों की वजह से हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक्चुअल जो जिसको वॉक द टॉक कहते हैं वो राहुल गांधी में कभी नहीं दिखता है। अभी 4 उनके मुख्यमंत्री हैं, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और अभी ही अगर वो जो कहना चाह रहे हैं अभी ही उठे, आज डिसीजन करें कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। दलित नेता हैं, गृह मंत्री थे, कांग्रेस के पुराने बड़े नेता हैं। आप कहिए कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे, आप कर दीजिए। 4 में से कम 25 एक तो दीजिएगा, 1/4 भागीदारी तो दे देंगे। आप सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ आप बातें कहते हैं, आपका वॉक द टॉक नहीं है। आपका कोई आधार नहीं है, जिस मतलब कोई ठोस ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे लगे कि आपका कोई कमिटमेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, उनको आपने इतनी ताकत नहीं दी है जो अपने प्रदेश का फैसला अपने हिसाब से करवा सके। उन्होंने पहले भी कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा, जिसकी याद आपने दिलाई। तो ये राहुल, ये अभी पिछली बार भी जो आ गया उसके कई कारण थे। कई बीजेपी के कई नेताओं के बयान थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। राजस्थान के एक नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा, मध्य कर्नाटक के एक नेता ने कहा, उनकी गलती का फायदा इन्होंने उठाया, फायदा मिल गया इनको बाय डिफॉल्ट जो है वो वोट इनको मिल गया कि इन्होंने एक तो यही कह ही रहे थे कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, 50% की सीमा तोड़ेंगे और जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है उसको बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। ये भय दिखा करके जो उसका लाभ एक मिल गया था, ये वो भी एक एबरेशन ही है। वो भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कोई दलितों का लौटना शुरू हो गया है कांग्रेस की तरफ। तो ये तब होगा जब आप ऐसी कोई राजनीति करेंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस ने गिन करके मुख्यमंत्री बनाए, मतलब संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी, सैकड़ों सीएम कांग्रेस ने बनाया, संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी दलित सीएम की। न जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, न इंदिरा गांधी ने बनाया। 1 या 2 हमको यह ध्यान आ रहा है, 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। राहुल गांधी ने भी अपने पूरे समय में सिर्फ एक चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया जब से उनके हाथ में कमान आई है, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। तो आप बनाते नहीं, आप उनको मंत्री नहीं बनाते हैं, आप उनको ताकत नहीं देते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और आप बातें करते हैं इस तरह की कि हम उनको कांग्रेस ने उपेक्षा की। सर ये तो चलिए राजनीतिक बात है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है और पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो देश के विकास की असल धुरी है वो देश के बच्चे हैं और उनका भविष्य है। और उनके साथ खिलवाड़ करने वाले पॉलिटिकल पार्टी से क्या सवाल पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। बात सीबीएसई की हो रही है, कभी पेपर लीक हो जाता है, नीट की हम बात करते हैं, कहीं परीक्षा कैंसिल हो जाती है, तो कभी जो एग्जाम हुआ उसके मूल्यांकन में ही गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि एनटीए के राह पर ही सीबीएसई भी चल पड़ा है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर फिर सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि वेदांत मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती कबूल की है। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उनकी सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी और माफी मांगते हुए रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया। दरअसल वेदांत ने यह दावा किया था कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट है उसे भेजी गई वो उसकी नहीं बल्कि किसी और छात्र की है और इसकी वजह से उसके नंबर कम आए हैं। वेदांत ने यह दावा कॉपी में हैंडराइटिंग को दिखाकर किया क्योंकि उसके 2 और सब्जेक्ट की कॉपी भी मंगवाई गई थी, उसमें जो हैंडराइटिंग थी वो सेम थी लेकिन फिजिक्स की कॉपी में हैंडराइटिंग अलग थी। ऐसे में छात्र ने सीबीएसई से शिकायत की। अब बोर्ड ने माफी मांगी है, वेदांत की सही कॉपी उन्हें मेल की गई है और भरोसा दिलाया है कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। अब इसमें भी एक और खबर है, वो भी मैं आपको दे दूं कि वेदांत का यह कहना है कि जो सही कॉपी भी उन तक आई है उसके भी वो रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। क्यों? सही आंसर देने के बावजूद जवाब गलत है। मतलब
सही आंसर देने के बावजूद आपकी जो OFM मार्किंग हुई है वो मार्किंग गलत है। तो सज्जन जी, ये हो क्या रहा है, ये CBSE कर क्या रही है? पहले तो वेदांत जैसे न जाने कितने और छात्र होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा है। और बड़ा सवाल तो ये है कि अब JEE एडवांस में जो बच्चे अपीयर करना चाहते थे, 75% से कम उनकी मार्किंग अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में है, वो अपीयर कैसे होंगे? कितना रीवैल्यूएशन अब करवाना पड़ेगा? नहीं, देखिए अभी परसों UPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उस पर चर्चा नहीं हुई है। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों की मेमोरी कितनी माइक्रोस्कोपिक वे में टेस्ट कर सकते हैं उसकी परीक्षा है। आप पूछ रहे हैं कि UN पीस मिशन कब हुआ, उसका अल्फाबेटिकली कितने दिन चला, कब खत्म हुआ। बताइए, रॉट लर्निंग को आप इनकरेज कर रहे हैं। अब बात आ गई, नीट की चल रही थी, अब 12th की आ गई। सवाल एक तो यह है कि आप डिजिटल ट्रांजिशन जो कर रहे हैं मोड को, वो पहले जो चला आ रहा था CBSE एग्जाम कंडक्ट करने में आज से थोड़े ना, कब से उसकी निष्पक्ष और बहुत ही प्रोफेशनल कंडक्ट रहा है। उसके तुलना में आपका ये दिख रहा है कि बिल्कुल एडहॉक बेसिस पे आप कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि जो शिक्षा नीति है और परीक्षा नीति है, इसको लेके ऐसा चल रहा है कि एक एडहॉक सिस्टम में इसको ट्रांजिट कर दे रहे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। सवाल है कि यह जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको या तो आप मंत्रालय चलाने दें या चुनाव प्रभारी बना के उनको संगठन में दे दें। वेरी वैलिड पॉइंट। ये दो तरफ जो करते हैं, और मार्किंग किसी भी मंत्री का आप कर रहे हैं कि वो संगठन निष्ठ कितने हैं, कितने संगठन कुशल हैं। वैसी स्थिति में ये सीधा तौर पे दिख रहा है कि अभी UPSC का एग्जाम हुआ परसों, आप देखिएगा उस पर भी बात आना शुरू हो जाएगा। लोगों ने क्वेश्चन दिखाना शुरू कर दिया है कि आप कर क्या रहे हैं। जो नए ब्यूरोक्रेट बनेंगे उनकी रॉट लर्निंग कितने रट सकते हैं वो आप टेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से 12वीं के एग्जाम में देखिए, आप जब डिजिटल मोड में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इतना बड़ा ब्लंडर ये साफ दिखाता है कि ये एडहॉक बेसिस पे चल रहा है कि आपने किसी को अपॉइंट कर दिया। तो जितने लोग इसके जिम्मेदार बनाए जाते हैं, चाहे नीट हो, CBSE हो, वो जो उनको अपॉइंट या रिकमेंड करते हैं, उनको खुश करने की बजाय, उनकी नजर में अपना ग्राफ बढ़ाने की बजाय, उनका जो मैंडेट है, जो युवा इस देश के, 12वीं का कक्षा 75% से कम आएगा, आप वैसे ही वंचित हो जाएंगे। वेदांत की ही मैं बात दर्शकों को सुना देती हूँ। और आप ये सोचिए, 17-18 साल के बच्चे हैं, हम भी कभी उसी फेज से होकर गुजरे हैं। हमने भी CBSE के तहत एग्जामिनेशंस, या किसी ने हो सकता है किसी रीजनल बोर्ड पेपर के एग्जामिनेशन के तहत पास किया होगा। आपकी मानसिकता सोचिए, अभी तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आप एक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, और तभी आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाएगा क्या? यह सवाल शिक्षा मंत्री से भी पूछा जाएगा और सरकार से भी पूछा जाएगा, CBSE से भी पूछा जाएगा। वेदांत क्या कह रहे हैं, आप सुने। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज़ वाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। अब बताएं सर, ये छात्र हैं, क्यों तंग किया जा रहा है छात्रों को? ये तो अभी जो कहा ना सज्जन जी ने, ये पूरी तरह से आप डिजिटल ट्रांजिशन भी नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिड मोड पर आप आधे अधूरे तरीके से काम कर रहे हैं। और आप कल्पना करिए, हम लोग 10 कॉपी फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो ये खतरा लगा रहता है कि इसका बंच उसमें न, बिल्कुल सीरियल नंबर चेक करते हैं। यहाँ 17 लाख बच्चों की 85 लाख से ज्यादा कॉपीज, जिसमें कई करोड़ पेजेज होंगे, उनको आपने स्कैन कराया है। ये नहीं हुआ कि कंप्यूटर पर एग्जाम लिया है, आपने स्कैन कराया है, स्कैन करके अपलोड किया गया है। अब ये एक वेदांत का मामला है, संजना की केमिस्ट्री का मामला है, और आप दूसरे कई बच्चे हैं जिनके पेज नंबर 14 और 15 नहीं है, और 18-19 नंबर पेज दो बार अपलोड किए गए हैं, दो बार उनको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है और मार्क्स कट गए हैं उनके। ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चे हैं। तो उन सब के साथ तो आपने गजब ही कर दिया भैया। कैसा खिलवाड़ किया आपने उनके कि किसी के एक ही कॉपी एक ही पेज 2 बार अपलोड हो गए, किसी के 2 पेज गायब हो गए, किसी के नाम पर दूसरी कॉपी अपलोड हो गई, और आपने मार्किंग कर दी। उसके बाद आप इसके रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना इतना कठिन काम रहा, 2 बार डेट बढ़ाना पड़ा। क्रैश हो रही है, वेबसाइट क्रैश हो रही है,
आप डिजिटल इंडिया बनने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया बनने के लिए पैरामीटर्स क्या हैं उसका भी सोचें। ये बड़ा एग्जाम्पल है ये जो छात्रों का सामने आ रहा है और सीबीएसई की लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, चाहे वो नीट हो या फिर हम बात करें सीबीएसई की। और एक फ्रंट पे जहां पे सरकार बहुत शानदार काम कर रही है वो भी आपको बता दूं, वो है हमारी सिक्योरिटी को लेकर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपनी पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसकी नीति को लागू कर दिया। मालदा इसका पहला जिला बना है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया। बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर खोला गया। देर रात चलाए गए इस अभियान में महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही है। ये डिटेंशन सेंटर है। अभी तक सब पूछ रहे थे क्या कैसे होगा, कहां रखेंगे, डिटेक्ट भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, लेकिन जब तक डिपोर्ट नहीं किया तब तक फिर कहां रखा जाएगा। तो ये सेंटर सज्जन जी बनाया गया है। देखिए ये जो असम की मॉडल है उसके आधार पर डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि आप जब डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद डिटेन कर लेते हैं, फिर डिपोर्ट आप बांग्लादेश ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि उसमें दोनों देश से बात ना हो, तब तक उनको रखना पड़ेगा। ये असम का है कि डिटेंशन सेंटर ये जरूरी किस लिए है। आप देखिए बहुत सारे आप देखिए जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसमें दिनाजपुर है, मालदा है और बाकी नॉर्थ 24 परगना वगैरह है। वहां पे अभी भी आप देखेंगे जो डेमोग्राफी, खासकर जो माइनॉरिटी डेमोग्राफी, शादियां वो दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अब सवाल है कि शादियां क्यों होती है, वहां पे इकोनॉमिक रीजन है। बहुत बार घुसपैठ हम लोग कहते हैं केवल इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो आके यहाँ पे मिलिटेंसी करेंगे, बहुत बार हो रहा है कि वहां पे बेरोजगारी है, बहुत है भारत में, उनको लगता है आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक अट्रैक्शन, बट उससे क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। इन चीजों को रोकने के लिए आपको डिटेक्ट एंड डिटेन करना पड़ेगा ताकि वो एक मैसेज जाए कि वहां जाने से आपको खतरा है। और उस तरीके से उनको रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बना है ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली चीज है और ये सीमा सुरक्षा के लिए और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल जरूरी चीज है। और अच्छी बात यह है कि देखिए अभी आए हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और इसी बीच में ये सब कवायद शुरू हो गई है, तो बढ़िया संकेत जा रहा है। बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है, तो उस तरफ जनता को दिखना भी चाहिए कि स्टेप्स भी हो रहे हैं या केवल चुनावी जमघट नहीं है, काम होते हुए दिखना चाहिए और वो काम होते हुए दिख रहा है। सुरक्षा के मसले पर वही मैं कह रही हूं कि शिक्षा के मसले पर भी काम होते हुए। अब बात होगी मिडिल ईस्ट में टेंशन की। टेंशन हर बार एक नए तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेकर आते हैं। इस बार अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से अटैक किया। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में की गई है। अमेरिकी सैनिक और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए यह हमला किया गया। अमेरिकी सेना का आरोप यह है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता था और हमले से दोनों देशों की बातचीत में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा हो सकती है। ये तो वो है जो इस बीच अमेरिका ने किया। ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर एक उन्होंने बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक या तो ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे या फिर ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर उसे नष्ट कर दे। ट्रंप ने कहा कि यह प्रोसेस परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई संस्था की मौजूदगी में होगा। ट्रंप सिर्फ ईरान के साथ शांति समझौते पर ही फोकस नहीं कर रहे। ट्रंप पश्चिम एशिया का पूरा समीकरण बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की और कॉल के दौरान ट्रंप ने इन देशों से इजराइल को मान्यता देने के लिए कहा। ट्रंप की कोशिश यह है कि अरब देश अब्राहम समझौते में शामिल हो। और जो खबरें आ रही हैं उसके बाद तो सज्जन जी ये बताया जा रहा है कि जब ये कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा कि अब्राहम अकॉर्ड को तमाम खाड़ी के देश जो हैं उस पर हस्ताक्षर करें। इससे एक नया डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार होगा इस पूरे क्षेत्र में। बाकी सब जगह से सन्नाटा था। नहीं देखिए, इसको तो 2020 में जो यूएई और बहरीन ने इस पे साइन किया था, उसके अलावा सऊदी अरेबिया से बहुत उम्मीद थी इनको, आज तक वहाँ पे नहीं हुआ है। कारण ये है कि आप एक अब्राहम नाम ले लें, अब्राहम का मतलब क्या है कि वो ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उसमें एक कॉमन वो प्रॉफिट है जिनको सब मानते हैं, तो वो अब्राहम अकॉर्ड इसके लिए एक पीस वार्ता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। कारण ये है कि एक तो ये है कि आप कह रहे हैं कि
अंदर खाने से जितने भी सुन्नी देश हैं वो इजराइल के साथ मिले रहते हैं, क्योंकि ये शिया सुन्नी वाला जो मामला ईरान के पास और न्यूक्लियर शिया भी पावर इजराइल की लेजिटिमेसी पर मुहर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर देश जो ये सुन्नी देश है उनके अंदर एक उम्मा और इस्लामिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। खुलेआम कोई नहीं कहेगा कि अब आप भारत में ये कहें आरएसएस को कि आप अखंड भारत की कल्पना को छोड़िए कि प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं छोड़ सकते हैं ना। उसी तरीके से उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि वहां है कि इजराइल को एक लेजिटिमेट कंट्री मानना है। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे ही आप उसके पार्ट होते हैं इजराइल को, तो वो सीधी सी बात है कि गाजा के साथ जो हुआ, उसके अलावा जो इस्लाम का पूरा एक इंस्पिरेशन है और जो नई यूथ है जो इस्लामिज्म के अंदर में, उसमें हर देश को लगता है कि हमारे यहाँ का जो युवा है वो उससे परेशान हो जाएगा। तो पहली बात तो ये नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं कि अजीत जी ने कई बार कहा कि अभी तक जो खाड़ी देश थे, जितने भी देश की जिक्र की जा रही है, वो लोग अमेरिका के सुरक्षा गारंटी पे निर्भर थे। अभी आपने ईरान को जब अटैक किया तो ईरान ने क्या किया? आपको नहीं टारगेट किया, उसने जो वल्नरेबल आपके अलाइज थे उनको टारगेट करना शुरू हो गया। आप उनका कहीं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अचानक बीच में एक नया राग अलाप देना कि आप अब्राहम अकॉर्ड कीजिए, ये कहीं से फिट नहीं हो रहा है। इसमें आप चाइना चले जाते हैं और उसके बाद चाइना के खिलाफ मुहिम जो क्वाड होती है उसमें विदेश मंत्री को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज रहे हैं, तो बड़ी ही मतलब इसमें मिसफिट है, विसंगति बहुत ज्यादा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि या तो डील होगी तो बड़ी शानदार होगी, नहीं तो कोई डील नहीं होगी। और अगर कोई डील नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में तनाव कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पर सारे मुसलमान देश हस्ताक्षर करते, ये भी इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। अभी जैसे सज्जन जी ने जिक्र किया कि दिल्ली में भी आज बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं क्वाड देशों की मीटिंग की। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन भारत में चल रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इसके अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री शामिल हैं। बैठक के दौरान एस जयशंकर ने सभी देशों के समन्वय पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत की हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और मिडिल ईस्ट में टेंशन के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र, साइबर सिक्योरिटी, एआई टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। देखिए, क्वाड का मकसद क्या था जी? क्वाड का मकसद ये था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर एक ऐसी ताकत बने, ये चार देश मिलकर, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का प्रभुत्व है वहां पर वो एक संतुलन ला सके, बैलेंस ला सके। अब जब अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद जाकर शी जिनपिंग से चीन में मुलाकात करते हैं, डायनामिक्स बदल रही हैं। इस क्वाड का अब उद्देश्य क्या है? देखिए, अमेरिका ने धीरे धीरे क्रमशः खुद ही उसने क्वाड को कमजोर कर दिया है। कभी कोई भी इस तरह की जब संस्था बनती है ना, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एकदम सब बिखर जाए या बंद हो जाए, समाप्त हो जाए तभी कोलैप्स करता है। जो एक एंकर फोर्स होता है उसमें, जो आगे बढ़ के जो प्राइम मूवर होता है, अगर वो डिसइंटरेस्टेड हो जाए तो अपने आप वो संस्थाएं काम करना बंद कर देती हैं, भले बाकी लोग कितने भी इंटरेस्टेड हो। जैसे आप एक मिसाल समझिए सार्क से, उसमें एंकर फोर्स भारत था, हालांकि गठन में सब और लोग भी शामिल थे, लेकिन भारत डिसइंटरेस्टेड हो गया तो सार्क खत्म है, सार्क की कोई तमाम चीजें खत्म हो गई, सारे देश तो वही है। उसी तरह से क्वाड में प्राइम मूवर अमेरिका था, उसने एक प्लान किया, उसको एक था कि उस समय तक वो एक चैलेंजर के तौर पर चीन को देख रहा था, एक चैलेंजर, अपने चैलेंजर के तौर पर देख रहा था। तो उसने क्वाड बनवाया कि हम इन चार देशों के साथ मिल करके, और चीन की बढ़ती हुई समुद्री ताकत को, बाकी चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है अमेरिका को। चीन भौगोलिक रूप से जमीनी स्तर पर भारत को परेशान कर रहा है, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। उसको इंडो पैसिफिक में समुद्री ताकत चीन की जो बढ़ रही है, और आप देखिए कृत्रिम द्वीप बना रहा है वो साउथ चाइना सी में चाइना, और वो इसलिए जरूरी है कि अफ्रीका के साथ सारा ट्रेड रूट हमारा उधर से होता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी अगर वो ऐसा करता है तो उसको कम करना था। इसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट से मेरा सवाल ये है अजीत जी कि भारत एक साथ दो खेमों में संतुलन कैसे बना पा रहा है या कैसे बना पाएगा? देखिए, हम लोग को भी वही रास्ता चुनना है जो अभी जैसे ट्रंप ने क्या किया। हमने पहले कहा ना कि वो चाइना को चैलेंजर देख रहे थे, अब वो एक पीयर सुपर पावर की तरह देखने लगे उसको। एक पीयर सुपर पावर अमेरिका देख रहा है ना, तो हम भी को एग्जिस्टेंस में, भारत तो हमेशा को एग्जिस्टेंस में यकीन करता है, तो हम तो कर सकते हैं। हम अमेरिका, रूस, चाइना तीनों के साथ हम बैलेंस बना सकते हैं। हम तीनों की अलग अलग तरीके से हमारी जरूरत है, तो भारत उसी हिसाब से क्वाड को देखेगा। अगर उसकी समुद्री ताकत जो बढ़ रही है चाइना को, अमेरिका उसमें उसको रोकने के लिए अगर कुछ करता है तो बहुत अच्छी बात है। रोकने के लिए भारत का यह मतलब नहीं है कि चाइना से लड़ना है, उसकी विस्तारवादी नीतियों का विरोध करना है। तुम कब्जा नहीं कर सकते हो, जो आज हम लोग कह रहे हैं कि होर्मुज की खाड़ी ईरान कब्जा न करे और पूरा साउथ चाइना से चीन कब्जा कर ले, भाई वो भी तो इंटरनेशनल वाटर है, बिल्कुल तो नहीं कर सकता है ना। तो अगर इस मामले पर अमेरिका आता है हमारे साथ तो ठीक है, नहीं आता है तो भारत अपनी नीति अपनी तरह से बनाएगा।
अच्छा, एक विषय ऐसा है जहां पर मेरा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? मैं ये क्यों कह रही हूँ, दिल्ली का जिमखाना क्लब इस वक्त सियासी अखाड़ा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने क्लब की लीज बढ़ाने से मना करते हुए इसे 5 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जबरन जमीन छीनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ही सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई। विपक्ष और क्लब से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि 113 साल पुरानी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि इस पर भी मेरा मत अलग है कि सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विरासत ये कैसे है? ये क्या कोई मॉन्यूमेंट है? क्या कोई ऐतिहासिक मंदिर है? क्या सांस्कृतिक विरासत के तहत यहाँ पर नृत्य, संगीत, शास्त्रीय गायन की ट्रेनिंग दी जाती है? खैर, ये तो मेरे सवाल है। आप पहले सुने कि जो आलोचना कर रहे हैं उनका क्या कहना है। लड़ाई तो लड़ेंगे, चूंकि इसका एक 100 साल का इतिहास है और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। ख़ासतौर पर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में यकाएक एक नोटिस दे देना और कहना खाली करने के लिए ये मासूम नहीं। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक के क्लब को किसी वहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार का कहना यह है कि दिल्ली जिमखाना क्लब के कब्जे वाली 27.3 एकड़ जमीन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पब्लिक पर्पस के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसे बचाने के लिए कोर्ट तक पहुंची है। लेकिन जब राहुल गांधी के सांसद इमरान मसूद से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये एलिट क्लास की बातें हैं, हमें इससे क्या मतलब। एलिट क्लास के लोगों की चीज़ें हैं, उसमें हमारा क्या है? हम तो गरीब के बात करेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना भाई। अच्छा, केंद्र सरकार के दिल्ली जिमखाना को नोटिस को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जरूर दुखी हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि संस्थागत और खेल विरासत का एक हिस्सा है। सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। एक पक्ष उनका भी सुन लें आप। मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन्स भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज़ 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों के ज़माने के अवशेष मुझे दिखाई देते हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सज्जन जी, सवाल ये जो अभी किरण बेदी कह रही थी और वो बात जो इमरान मसूद भी कह रहे थे, एक ये कह रहा है कि ये तो एलीट क्लास का मामला है, इससे हमें क्या। वाकई में आम पब्लिक को जिमखाना क्लब से क्या? ये तो वाकई में एलीट क्लास के लिए है। देखिए, इसमें 3 पक्ष हैं। एक तो ये है कि केवल एलीट के लिए नहीं, एलीट के लिए तो और भी क्लब्स हैं, आईआईसी है, उसके अलावा बाकी क्लब्स भी हैं। जिमखाना क्लब बिल्कुल एक्सक्लूजनरी था। उसमें जो नए मेंबरशिप्स थे वो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट और डिफेंस अफसर्स को भी नहीं दिए जाते। वो तो डिपेंडेंसी जो थी कि जिनके फादर्स पेरेंट्स थे उनको ज्यादा रिन्यू किया जाता तरह से। बिल्कुल इस तरीके से। तो पहली बात तो है कि एक्सक्लूड करता था। इनकी एलिटिज्म इस बात में थी कि कौन कितना एलिट है वो नहीं, कितनों को आप एक्सक्लूड कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये गलत थी। इसको डेमोक्रेटाइज होना चाहिए था कि आप मेंबरशिप दें। एक मान लीजिए कॉलोनियल लेगेसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ठीक है, जैसा किरण बेदी कह रही थी, लेकिन वैसा नहीं किया गया तो ये खुद की आप बीती है। दूसरी बात है, अब सरकार का भी लॉजिक कि हमें डिफेंस पर्पस। देखिए, मोदी सरकार में एक चीज है कि जो पुराने जो एलिट्स थे ज्यादातर वो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, शाम के बाद उनको एक क्लब चाहिए। वैसी स्थिति में उनको टारगेट करना इनको पॉलिटिकली भी सूट करता है। हालांकि कह रहे हैं कि हमने डिफेंस पर्पस के लिए किया है। अभी 53 एकड़ से ऊपर ये रेस क्लब था, उसको भी नोटिस दे दिया गया है कि आप खाली कीजिए। तो एक तरह से 100 करोड़ का ये बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का एक्सटेंडेड वो वर्क जोन सुरक्षा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि
आप कोई क्लब ले रहे हैं तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी है, बाकी क्लब्स भी हैं, वहां पे मेंबरशिप्स, वहां पे भी एलिटिज्म दिखता है, हैबिटेट सेंटर है, लेकिन फिर भी वहां पे है कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पता रहता है कि आप क्यू में थोड़े पीछे हैं लेकिन आ जाएगा। जिमखाना क्लब तो बिल्कुल एक नेपोटिज्म का हब बन गया। पॉलिटिकल इशू है या क्या है ये? डिफेंस इशू है? नहीं, ये किसी तरह कोई इशू नहीं है। ये इशू ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री को या सरकार को मन हुआ कि इसको ले लेना है तो ले लेना है भाई। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, भाई तोड़ के वहां बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो बन गया। योजना आयोग का नाम नीति आयोग करना है, शास्त्री भवन, निर्माण भवन तोड़ करके वहां नई बिल्डिंग्स बनानी है तो बन रहे हैं। भाई ये राजा का, शासक का क्या प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने कहा, सरकार ने तय किया कि हमको ये जमीन ले लेनी है। जिमखाना रिक्वायर्ड है या नहीं है? देखिए, रिक्वायर्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसके बगैर भी काम चल सकता है। जो हम इस बात को मानते हैं कि एक हिस्ट्री 113 साल की है, अंग्रेजों की लीगेसी के नाम पर तोड़िएगा तो इंडिया गेट भी तोड़ना पड़ेगा, गेटवे ऑफ इंडिया भी तोड़ना पड़ेगा। वहाँ तमाम जो बंगले लुटियंस में बने हुए वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए, उन सबको भी तोड़ना होगा। क्यों कोई एमपी 3-3 एकड़ के बंगले में रहेगा? लेकिन सर, ये सांस्कृतिक विरासत का केंद्र कैसे हुआ? हम आपको एक और बात बता रहे हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं हम भी। इतिहास में जितनी नगर सभ्यताएं हुई है ना, वहाँ रिक्रिएशन के, मनोरंजन के इस तरह के साधन होते थे जहाँ एलिट्स जाते थे। आप रोम जाइए और कोलोसियम देख के आइए, दुनिया भर का आदमी कोलोसियम देखने जाता है। सबसे इनह्यूमन वहाँ खेल होता था, ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, लेकिन उसको बचा करके रखा गया है, दुनिया देखने जाती है। तो कितना भी एलिट हो भाई, एक शहर के लैंडस्केप में एलिट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। 1600-1700 झुग्गियां हैं दिल्ली में, 1600-1700 क्या, उससे भी ज्यादा। 1600 तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, कई हजार झुग्गियां हैं। तो गरीब के लिए स्पेस है, मिडिल क्लास के लिए भी स्पेस है, एलिट के लिए भी स्पेस होना चाहिए। इसमें क्या, एलिट के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए? देखते हैं सर ये मामला कोर्ट में कैसे स्टैंड करता है। बहुत खराब चीजें भी है। रिक्रिएशन का सेंटर था, लेकिन कोलोसियम भी तो रिक्रिएशन का सेंटर था। ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, खून बहता था, लोग मारे जाते थे। आज 2500 साल बाद लोग देखने जाते हैं कि नहीं? डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, मेंबरशिप को डेमोक्रेटाइज करिए, वो अलग डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। डेमोक्रेटाइज करिए, वो अपनी चीज है। मैं तो इसमें इमरान मसूद के साथ हूँ। एलिट लोगों की बातें मुझे क्या बड़ी ऑनेस्टली उन्होंने बात कह दी। अच्छा चलिए, मैं लखनऊ के मलिहाबाद की बात कर लेती हूँ। वैसे तो ये मलिहाबाद वहाँ के आमों के लिए बड़ा मशहूर है, लेकिन इस बार मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इशू के लिए सुर्खियों में है। पारसी समाज और मुस्लिम समुदाय के बीच यहाँ घमासान छिड़ा हुआ है और वजह यह है कि एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। पारसी समाज का दावा है कि विवादित स्थल कसमंडी कला क्षेत्र में 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला है और उनकी विरासत का हिस्सा है। यहाँ इस किले के परिसर के अंदर एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर स्थापित था। पारसी समाज का कहना है कि विदेशी आक्रांता सालार गाजी के आक्रमण के बाद महाराजा कंस की हत्या की गई और मंदिर को जबरन मकबरे और मस्जिद का रूप दे दिया गया। इस पारसी समाज की मांग यह है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों का नमाज पढ़ना बंद कराया जाए, एएसआई से जांच कराई जाए, कार्बन डेटिंग हो। पारसी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। समाज का कहना है कि अगर वहां लगातार नमाज पढ़ी गई तो वे वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इसे अपनी मस्जिद और मकबरा बता रहा है। फिलहाल टकराव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जुमे की नमाज के बाद पारसी समाज के लोगों ने विरोध भी किया। इसके बाद पुलिस ने यहां पर आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसे लेकर भी पारसी समाज के लोगों में बड़ा गुस्सा है। मुझे तो इस 27 के वोट का नया गणित दिखाई दे रहा है सज्जन जी, पारसी वर्सेस मुस्लिम। अब बताइए, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहां से, किस एंगल से अपना दलित प्रेम लाएंगे? क्योंकि उनको मुस्लिम को भी साधना है और पीडीए में दलित को भी साधना है। अब ये पासी बनाम, और देखिए ये जो सारी चीजें 27 में कैसे बीजेपी को, जो सेकुलर पॉलिटिक्स की लिमिटेशन क्या है कि जितने भी मिश्रित इलाके हैं, कि जो मुसलमानों के साथ हिंदू का कौन वर्ग रहता है, वो अपर कास्ट या दबंग जाति के लोग नहीं रहते हैं, वो दलित रहता है, वो अति पिछड़ा रहता है। तो रोजमर्रे में रहते हैं तो रोजमर्रे में संघर्ष भी होता है और ये संघर्ष उसका एक सांस्कृतिक रूप है। लेकिन ये किसी छोटे विवाद से हुआ होगा, ये विवाद आ गया। और 27 के समय ये नैरेटिव देखिए, अब तो ये हो गया सबल्टन हिंदुत्व बनाम मुस्लिम अपीजमेंट। अब इसमें राहुल गांधी के दलित प्रेम की बात चल रही थी। 2009 में उन्होंने गैर जाटुओं के बीच, यही पासी समाज, वाल्मीकि समाज, खटिक समाज, इनकी बस्तियों में 2009 में खूब गए थे और रिजल्ट भी आया था कि लोकसभा की सीटें भर गई थी, कांग्रेस की 19-20 के करीब हो गई थी। अभी की स्थिति में देखिए, ये सारा का सारा 27 के लिए एक नैरेटिव में ये सब चीजें आएंगी। होता क्या है कि
कोई ना कोई वहां पे होता है उस समाज का अचानक से मुद्दा है जिसे दिखता है कि अभी चुनाव का समय है, अभी ये मुद्दा डालो और अभी इस पे अटेंशन आएगा, पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी, ये समाचार बनेगा और ये 27 तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। तो सीधी सी बात है कि पीडीए में ये चीज मसला जो है कि जहां पे पासी बनाम दलित बनाम मुसलमान का द्वंद्व होगा, पिछड़ा बनाम मुसलमान का द्वंद्व होगा, ये तो भाजपा की स्ट्रेटेजिक ये चॉइस भी होती है कि सपा का बसपा का मुस्लिम एमएलए होता है, उधर से पिछड़ा अति पिछड़ा बीजेपी एमएलए फील्ड करती है, तो उसमें एक हिंदू वोटों का एक ध्रुवीकरण होता है। अब सवाल यह है कि इसको दलित प्रेम जो आप ला रहे हैं, तो वही कहते हैं कि पीडीए और ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व एक साथ नहीं चल सकता है ये, और वो दिख रहा है यहाँ पे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आफवी ने बोर्ड अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है। उबैदुल्ला आफवी ने लेटर में लिखा है कि जब शरीयत और अस्तित्व पर हमला होता है तो जनता की अदालत में जाना जरूरी हो जाता है। सड़कों पर दिखाई देने वाली एकता का सरकारों पर सीधा असर पड़ता है। आफवी ने कहा कि बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षा संस्थानों में मासूम मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव डाला जा रहा है। पूरे देश में यूसीसी लाने की तैयारी हमारे शरीयत पर सीधा हमला है। देश में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। उबैदुल्ला आफवी ने कहा कि फासीवाद के इस तूफान को केवल बंद कमरों में होने वाली कानूनी कार्रवाइयों से नहीं रोका जा सकता। मैं इसलिए उस खबर के बाद इस खबर को अजीत जी लेकर आई कि कहीं पर तो पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष को खतरे में लेकर आ रही है। अब इस तरीके के इश्यूज पर भी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जितनी भी तमाम रीजनल पार्टीज हो, वो कैसे होगी? और मुसलमान भी क्या एक नया शाहीन बाग खड़ा करने की तैयारी में है? शाहीन बाग आप बहुत छोटी बात कर रही हैं, बहुत छोटा एक वो इशू था शाहीन बाग का। अभी जिस तरह की स्थितियां हैं देश में, जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, राजनीति जिस दिशा में जा रही है, पश्चिम बंगाल और असम के नतीजे जो इशारा कर रहे हैं, और ये तीन चीजें इन्होंने बताई, जो यूसीसी का मामला है, वक्फ का मामला है और ये वंदे मातरम का मामला है, ये इनकी कोर आइडियोलॉजी से, इनके धार्मिक विश्वास से, इनका जो रिलीजियस बिलीफ है उससे जुड़ा हुआ है। तो अब इसके आधार पर ये शुरुआत है, ये एक बहुत ही शुरुआती स्टेज है जब आप आइडेंटिटी को इस तरह से जोड़ते हैं और उस आइडेंटिटी को लेकर के सड़क पर उतरने की बात करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये आज नहीं, 50 साल के बाद हो, 100 साल के बाद हो, ये जो बीज है जो अभी उबैदुल्ला आजमी डाल रहे हैं, ये बीज जब पेड़ बनेगा तो 1946 के डायरेक्ट एक्शन की तरह अपील होगी। आपने बहुत गंभीर बात कही। बिल्कुल, आपने तभी कहा नहीं, ये शाहीन बाग बहुत छोटी बात है। ये 50 साल 100 साल के बाद हो, ये जो बीज आज डाला जा रहा है, इसका बड़ा पेड़ डायरेक्ट एक्शन के रूप में सामने आएगा। 50 साल के बाद है, 100 साल के बाद है। क्योंकि ये सीधा देखिए, ये एनआरकी की अपील है कि सड़कों पे उतरे कि लीगल मामलों से नहीं होगा तो और कौन सा मामला होगा? आपको दंगा करना है, डेमोक्रेसी में आपको उग्रवाद करना है, क्या करना है आपको? सड़कों पे नहीं होगा, सड़क पे उतरे। तो सड़क पे उतर के क्या करें? कोर्ट के आदेश की अवहेलना करें? यूसीसी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये कोई बीजेपी सरकार का मैंडेट तो है नहीं, ये तो पहले से था कि बनाया जाएगा। तो ऐसे समय में अगर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है तो सिविल कोड क्यों नहीं हो? अब भारत के नागरिक हैं तो संविधान से चलें। तो सड़कों पे उतरना होगा तो किसके खिलाफ उतरेंगे? संविधान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ। तो सीधा के सीधा एक एनआरकी को अपील है, और वो एनआरकी जो कि एक धार्मिक पहचान से जुड़ी हुई है। तो इसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और इस तरह के जो तत्व हैं उन पे नजर रखनी चाहिए कि कई बार होता है कि ये विक्टिमहुड और एनार्की जब एक साथ जब साधी जाती है ना, ये देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसा अजीत की आने वाले समय में वाली वो लाइन मुझे अपने इस पूरे जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उसमें दिखाई दी, मासूम छोटे छोटे बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव डाला जा रहा है। तो उनसे उनकी मासूमियत खत्म नहीं हो रही है ये। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, जो प्रयोगशाला है डायरेक्ट एक्शन डे तक चली जाएगी, ये एक खतरनाक बीज रोपा जा रहा है। इस पर सोचने की आवश्यकता है और सरकार को भी गंभीरता से इस पर वो कैसे क्या मसले को सुलझाएंगे इसे देखने की आवश्यकता है। वरना अगर शाहीन बाग में इतनी तकलीफ थी तो ये पता नहीं कहां जाकर रुकेगा।